नमस्कार, खबर दोपहर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और जयपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि हाउसिंग बोर्ड भर्ती में दोबारा अब रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। रिजल्ट रिवाइज की फाइल को यूडीएच मंत्री की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। रिजल्ट को लेकर नया नोटिफिकेशन अब जल्द ही जारी होगा। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भर्तियों से जुड़ी हुई। हाउसिंग बोर्ड भर्ती में रिजल्ट को दोबारा रिवाइज किया जाएगा। मतलब जो रिजल्ट पहले आया था उसको रिवाइज करके फिर एक और रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए यूडीएच मंत्री की तरफ से सहमति जता दी गई है, आदेश दे दिया गया है। तो यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हाउसिंग बोर्ड भर्ती परीक्षा 2023 में जो आई थी उसको फिर से रिवाइज करके रिजल्ट जल्द ही आएगा। अलवर जिले के राजगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्थित पिनान टोल टैक्स पर एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं किस तरह से ये ट्रक ड्राइवर नींद में बताया जा रहा है जब जाकर वो डिवाइडर से टकरा गए। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी बाल फिलहाल बच गए हैं। जानकारी के अनुसार उदयपुर के भील से ये ट्रक दिल्ली जा रहा था। मंगलवार देर रात को ट्रक चालक को नींद आ गई और ट्रक चलता रहा, जिसके बाद ट्रक पिनान टोल प्लाजा के एग्जिट पोर्ट पर चला गया। गनीमत ये रही कि ट्रक टकराकर बंद हो गया। और ये जो तस्वीरें हैं टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जिससे पता चला कि ये दुर्घटना का क्या क्रम रहा, कैसे ये दुर्घटना हुई, और जिसमें पता चल रहा है कि ट्रक ड्राइवर की आंख लग गई होगी, उनको नींद आ गई होगी। प्रदेश में परिवहन विभाग में एक बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। जानकारी में यह बात सामने आई है कि टैक्स चोरी करने के लिए बस मालिक राजस्थान में पंजीकरण कराने के बजाय नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इस रजिस्ट्रेशन को कराते हैं। इससे उन्हें टैक्स चोरी करने में आसानी होती है। बस मालिकों पर टैक्स चोरी के गंभीर आरोप। पर्यटक परमिट से जो गाड़ियां कवर्ड होती हैं उसमें राजस्थान राज्य का टैक्स अधिक है। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में पंजीकरण कराते हैं ड्राइवर। केवल टैक्स चोरी की मंशा से इन लोगों ने यहां से एनओसी ले जाके और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में रजिस्टर्ड करवा लिया। 1500 बसें दूसरे राज्यों के नंबर पर रजिस्टर्ड। 1500 के लगभग ऐसी बसें हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड थी और अरुणाचल में जाके रजिस्टर्ड होगी। आरटीओ सेकंड ने 47 बसों को किया सील। राज्य सरकार से टैक्स चोरी कर मुनाफा कमाने वाले बस मालिकों की अब खैर नहीं। करोड़ों रुपए की धांधली का खुलासा होने के बाद परिवहन विभाग अब जाग गया है। मामला निजी बसों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए बस मालिक राजस्थान में पंजीकरण करने के बजाय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बसों का पंजीकरण कराते थे। पर्यटक परमिट से जो गाड़ियां कवर्ड होती हैं उसमें राजस्थान राज्य का टैक्स अधिक है और अन्य पूर्वी राज्य जो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड उनका टैक्स बहुत कम है यहाँ की तुलना में, जिस कारण वाहन स्वामी यहाँ से एनओसी ले जाकर या सीधे नए पंजीयन कराए हैं। यहाँ एक खास बात है कि किसी भी गाड़ी का पंजीयन कराने के लिए वाहन स्वामी का निवास स्थान या वहाँ उसका व्यवसाय होना चाहिए। तो जो प्राथमिक चीज़ें सामने आई हैं उससे ये स्पष्ट हुआ है कि वहाँ न तो कोई व्यवसायी है न कोई मूल निवासी है और वो इस तरह के कूटरची डॉक्यूमेंट तैयार करके वहाँ टैक्स कम जमा कराने की मंशा रखते हुए और राजस्थान के टैक्स की हानि पहुँचाने की मंशा रखते हुए और वहाँ गाड़ियों का पंजीयन कराकर निरंतर राजस्थान राज्य में संचालित होते हैं, जिससे राज्य सरकार को निरंतर टैक्स की हानि हो रही है। आलम यह है कि इन बसों के मालिक राजस्थान से हैं, लेकिन बसों को दूसरे राज्यों के रजिस्टर्ड नंबर पर प्रदेश में चलाया जा रहा है, वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर। जानकारियों की माने तो निजी बस मालिक पहले राजस्थान में बस नंबर रजिस्टर्ड कराते हैं, फिर कुछ समय प्रदेश में बसें चलाते हैं और फिर आरटीओ से एनओसी लेकर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। दूसरे राज्यों में पंजीयन होने के बाद बसों को फिर से प्रदेश में लाया जाता है और यहाँ चलाया जाता है। अरुणाचल और नागालैंड के नंबर लगी हुई गाड़ियों को पिछले साल भर में हम 11 एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, जिसमें फर्जी चेसिस पाए गए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं और फर्जी नंबर प्लेट लगा के भी वाहन संचालित किए गए हैं, जिनकी हमने एफआईआर दर्ज कराई है।
जिससे स्पष्ट है कि इन नंबरों की आड़ में अपराध भी कारित किए जा रहे हैं और टैक्स की हानि तो प्रत्यक्षतः हो ही रही है। अभी तक राजस्थान राज्य में करीब 1600 गाड़ियां दूसरे राज्यों में एनओसी लेके चली गई और लगभग 1200 से अधिक गाड़ियां सीधे नए पंजीयन दूसरे राज्यों में कराए और चलते निरंतर नियमों का उल्लंघन करके राजस्थान राज्य में है, जिसकी सीधा टैक्स की हानि राजस्थान राज्य को होती है। दरअसल प्रदेश में बसों के रजिस्ट्रेशन की फीस ज्यादा है और दूसरे राज्यों में कम। इसी पैसे को बचाने के लिए बस मालिक न केवल राज्य में टैक्स चोरी कर रहे हैं बल्कि बस को मनमाने ढंग से। और अब बात कर्नल किरोड़ी बैसला की मूर्ति के अनावरण की, क्योंकि करौली के टोडा भीम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टोडा भीम करौली से देख रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और मेरे पिछड़े हुए उस गांव के लिए था जहां गांव में शिक्षा और चिकित्सा की आज भी आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से कर्नल साहब ने एक गांव से निकल करके दुनिया को देखा, उन्होंने आगे चल के जिस तरह से अपने आप को और अपने आप के विचार को बढ़ाने का काम किया, मैं मुड़िया की इस माटी को भी नमन करता हूं जिसने कर्नल साहब जैसे राष्ट्रभक्त और समाज सेवक को जन्म दिया। देश में समय समय पर ऐसी विभूतियां जन्म लेती हैं जिन्होंने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी विभूति हर तरह की चुनौतियों को पार कर, खुद को खपाकर समाज को मजबूत करने का काम करती हैं। कर्नल साहब उसी विभूति में से एक थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। और आपको पता है कर्नल साहब का जीवन सेवा को समर्पित रहा। पहले देश सेवा और फिर समाज सेवा का काम किया और गांव के हर व्यक्ति को एक दिशा देने का काम कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने किया। कर्नल साहब में राष्ट्रभक्ति का भाव कितना कूट कूट कर भरा हुआ, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षक के रूप में नौकरी मिलने के बाद भी वो उसे छोड़कर सेना में भर्ती होने का काम किया। मेरा मिलना होता था, कभी कभी मिलते थे तो उनसे बात होती थी। अगर आधा घंटा उनके पास बैठने को मिलता था तो उससे कुछ ना कुछ लेकर के जाते थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। एक बार साधारण रूप से बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात मेरे से कही थी। वैसे वो हमने आपने सभी ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उनका वो ध्येय वाक्य था। उन्होंने कहा घर परिवार के फायदा के लिए अगर गांव का फायदा हो तो अपने घर परिवार का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर क्षेत्र का फायदा हो तो गांव का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर तहसील का फायदा हो तो क्षेत्र का फायदा छोड़ देना चाहिए और जिले का फायदा हो तो तहसील का फायदा छोड़ देना चाहिए। अगर प्रदेश का फायदा हो तो जिले का फायदा भी छोड़ देना चाहिए और राष्ट्र का फायदा हो तो प्रदेश का भी छोड़ देना चाहिए। ये उनके विचार में था। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कर्नल साहब को छोटे स्वरूप में हम नहीं मान सकते, क्योंकि उनका वो विकास स्वरूप विराट स्वरूप जिन्होंने देखा, क्योंकि उनकी जो सोच से बड़ा होता है व्यक्ति, उसकी सोच किस तरह की है, उनकी राष्ट्रवादी सोच थी और वो भारत मां को हमेशा अपनी सोच से आगे लेकर के चलते थे। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कर्नल साहब ने अपने परिश्रम से सेना में सिपाही से लेफ्टिनेंट कर्नल तक का सफर तय किया। कहा जाता है कि कर्नल साहब के सीनियर उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते थे और उनके जो साथी कमांडो थे वो इंडियन रेमबो कहा करते थे। यह कर्नल बैसला की पहचान थी। कर्नल साहब 3 दशक तक भारतीय सेना में रहकर भारत माता की सेवा की। उन्होंने 1962 में चीन, 65 तथा 71 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी वो आगे रहे।
सेना की सेवानिवृत्ति के बाद समाज में असमानता, अशिक्षा और पिछड़ेपन की खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने समाज की दिक्कतें और चुनौतियों को निकट से देखा है, क्योंकि गांव से निकले हुए व्यक्ति उन सारी बातों को जानता है, सभी को समझता है। उनको एक एक बात उनके मन में थी, उन्हें दूर करने के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। कर्नल साहब का सपना था कि हर व्यक्ति को अच्छी सेहत और शिक्षा मिले। उन्होंने शिक्षा, विशेष रूप से बाल का शिक्षा को महत्व बताया। बाल विवाह, शादियां, फिजूल खर्च, दहेज प्रथा ऐसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए जागरूकता पैदा करने का काम कर्नल साहब ने किया। समाज की बेटियों को अच्छा पढ़ाने के पक्षधर अक्सर वे समाज के मंचों पर भी कहते थे, गांव की चौपाल पर भी कहते थे, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो 3 परिवार पढ़ते हैं, ये उनकी अवधारणा भी थी। स्वर्गीय कर्नल साहब की प्रतिमा आज समाज के युवाओं लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी, उनमें नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह प्रतिमा युवाओं को राष्ट्र को प्रथम मानने तथा सैन्य बलों में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी करेगी। मैं आज किसान सम्मेलन में आए सभी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र राज्य में हमारी सरकार है, आपके हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश के किसान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसकी एक झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले, अगर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री का चार्ज लिया तो उसमें किसान सम्मान निधि की 17वीं भी किस्त देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे पहले बैठते ही 17वीं भी किस्त किसानों को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान के इस हिस्से में चंबल नदी का पानी लाने के लिए ERCP योजना को मंजूरी दी, इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी सबसे बड़ी योजना इतने सालों से जो पड़ी थी, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम भी हमने किया है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत MSP 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देकर के 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। PM किसान सम्मान निधि जो हमें 6000 रुपए मिलती थी, आपको ध्यान होगा हमारे पहले बजट में हमने 2000 रुपए बढ़ाते हुए उसे 8000 रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। फसली ऋण वितरण योजना 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये हमने किया है। 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कराएगी, यह भी हमने किया है। 40,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं, यह भी हमारी सरकार ने इन 3 महीनों के अंदर किसानों के लिए किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 50,000 से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है और आने वाले समय में 50,000 सोलर पंपों की स्वीकृति और प्रदान हो जाएगी, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बीज एवं फर्टिलाइजर मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत में 14,000 PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख गौपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन अब गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा, वो 1 लाख रुपए का मिलेगा और बिना ब्याज के ऋण आपको मिलेगा। पशुओं को शीघ्र चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की शुरुआत की गई है। हमारी सरकार कर्नल साहब के सुरक्षित राज्य समृद्धि किसान और खुशहाल समाज की संकल्पना को साकार करने में जुटी है। मैं एक बार पुनः स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने जो कहा था, उनका जो सपना था, और वो सपना उनका था कि हर
शिक्षा और चिकित्सा का उनका जो सपना था, मुझे पता है क्योंकि इस मूडिया से और पास से काफी गांव जुड़े हुए हैं। यहां पीएचसी है और आवश्यकता सीएचसी की है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इस मौके पर पीएचसी से सीएचसी करने की घोषणा करता हूं। एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे को कई बातें आपने बताई हैं, सुनीता जी ने कहा है, लेकिन कुछ बात तो उसमें होने वाली है जो बीच में आ गई है, उनकी मैं आज नहीं कह सकता। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा का जो उन्होंने कहा है, शिक्षा का भी कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हम करेंगे जो कर्नल साहब के लिए समर्पित होगा, उनके भावनाओं पर समर्पित होगा। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से कर्नल साहब के जो विचार थे, उन विचारों को हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें उन समाज के उन लोगों को जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई, हमारा ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको आवश्यकता है, यह सरकार की भी जिम्मेदारी है। साथ साथ में हम नागरिक होने के नाते हम नागरिकों का कर्तव्य भी बनता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने का काम हम करें। तो आचार संहिता खत्म होने के बाद झुंझुनू नगर परिषद एक्शन मोड में आ गई है। अवैध निर्माण को लेकर परिषद जल्द ही सीजिंग की कार्रवाई करने की शुरुआत करेगी। नगर परिषद ने शहर में सर्वे के बाद 30 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस भी दे दिए हैं। अब परिषद अवैध निर्माणों को सीज करेगी। आयुक्त अनीता कीचड़ ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान शहर में रोड नंबर 1, 2 व 3 सहित अन्य मार्केट में निर्माण कार्य शुरू हो गए थे, जिनको लेकर परिषद ने शहर में सर्वे कराया है। इस सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि शहर में बने 270 बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन के संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। कुछ समय पहले शहर में एक हादसा भी हो चुका है। ऐसे में इन भवन मालिकों को भी 15 दिन, 7 दिन और 3 दिन का नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की टीम के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें अग्निशमन यंत्र जिस भवन में नहीं है उनका कंप्लीटली सर्वे नगर परिषद क्षेत्र का हो चुका है, जिसमें लगभग 270 ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं जिनमें फायर केस से संबंधित उपकरण नहीं मिले हैं। उस संबंधित को नोटिस दिया गया है और इसमें ये प्रोसेस रहेगा कि एक पहले हम 15 दिन का नोटिस देंगे, उसके बाद 7 दिन का और 3 दिन का नोटिस दिया जाकर फिर उससे अगर फिर भी वो ये नहीं लगाता है फायर से संबंधित उपकरण, तो हम उसको सीज करने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी इस। और अब खबर अजमेर से है, जहां एक बार फिर अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर रेप करने का मसला सामने आया है। पीड़ित युवती अजमेर घूमने के लिए आई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत केस दर्ज कर उसकी शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित युवती ने बताया कि एमपी के रहने वाले एक लड़के के साथ उसकी मोबाइल पर मिस कॉल के बाद दोस्ती हुई थी। बातचीत के बाद उसने उसे दरगाह में घूमने के लिए बुलाया था। उसने फिर एक गेस्ट हाउस में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए गए और उसे लगातार ब्लैकमेल बार बार गलत काम के लिए किया जाता रहा और उसके साथ गलत काम भी किया गया। एसपी साहब के कार्यालय में एक महिला ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अपने मिलने वाले के साथ जाकर के कि एक व्यक्ति जो एमपी का रहने वाला है, उस व्यक्ति से उसकी एक मिस कॉल के मार्फत जानकारी हो गई थी। उसके बाद में उस व्यक्ति ने दरगाह में एक गेस्ट हाउस में उसके साथ में कई बार बलात्कार किया और उसके अश्लील वीडियो और फोटो खींच लिए।